देखिए, भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है और भारत नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हम किसी के बल पे नहीं, अपने वैचारिक बल से बने। न हम धन बल, जनबल, बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग विचार के बल से, इतना बड़ा विचार प्रवाह हमारा हमको यहाँ तक लेकर आया है। और उसी वैचारिक बल के बदौलत हम ये उम्मीद करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, ये और बड़ी और मजबूत और सशक्त और समर्थ और सबल और जन सरोकारी सरकार बनेगी। हम और भी मजबूती के साथ सरकार में आएंगे। और हमको लगता है कि चुनाव तो बिहार में एक महज रस्म अदायगी भर है। हम चुनाव बाद सरकार में आएंगे। सरोकार में तो हम जब सरकार में नहीं होते हैं तब भी होते हैं। और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, जब दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व में के माने हुए नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब खुद मन से बिहार में नीतीश जी को बिहार का लाडला मुख्यमंत्री कहा है, तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता इस पर क्या कह सकता हूँ। लाडला बोले हैं, लेकिन अभी इस पर मुख्यमंत्री फेस पे भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि नीतीश कुमार जी के फेस पे ही चुनाव लड़ा जाएगा या चुनाव बाद उनको मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को पेश किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस सवाल पूछने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ये मान के चल रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। और जहां तक जब पार्टी नेतृत्व ने यह तय कर दिया है, जब ऊर्जा के पुंज, अहर्निश सक्रियता के आलोक स्तंभ, नवाचार के नव अभियान और सूचिता के प्रतिमान और राजनीति के नए प्रतिमान गढ़ने वाले नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत ने कह दिया कि नीतीश के नेतृत्व में हम बिहार में थे, हैं और आगे भी हम रहेंगे, तो फिर हमारे महागठबंधन का आरोप है कि आप लोग बाबाओं के मदद से चुनाव जीतना चाहते हैं। और हाल ही में अभी बागेश्वर धाम के जो बाबा बिहार पहुंचे हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार पहला हिंदू राज्य बनेगा। तो क्या इस तरह का तुष्टिकरण की राजनीति बीजेपी करना चाहती है क्या बिहार में? बिल्कुल। हम लोग तुष्टिकरण की राजनीति कभी किए ही नहीं। हम संतुष्टिकरण की राजनीति किए। हमने कभी किसी का अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की है। देख, जमाना था कि जब लालू यादव ने कहा था कि ललुआ खाएगा हलवा और फलाना खाएगा बलुआ, तो वो तुष्टिकरण है, वो किसी पर डायरेक्ट अटैक है। अगर हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व को आपको समझना होगा। वाजपेयी जी की कविता है कि बोलो रामकृष्ण के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बताए जाकर काबुल में कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, सत मानव के हृदय जीतने का मेरा निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा। तेजस्वी यादव तो आप लोग का आरक्षण चोर बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो उनके आज से करीब 3000 साल पहले बिहार में एक शख्स हुआ, उसका नाम था उंगली मार, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक। उसी तरह से बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, लेकिन उसने किया क्या, दूसरे के नौकरी के नाम पर जमीन, मकान, दुकान, घर द्वार, परिवार, गहना गुड़िया सब उसके गर्दन में लटका हुआ है। तेजस्वी यादव जितनी उम्र के हैं उसके दुगना केस उन झेल रहे हैं दूसरे की संपत्तियों को हड़पने का। तो तेजस्वी यादव अगर चोर कहते तो मैं नहीं कहना चाहता हूं कि उनके पिताजी पर पांच मामलों में उनके पिताजी सजा याफ्ता है और देश की सुप्रीम कोर्ट ने मुहर मारा है कि आपने कुर्सी पर बैठ करके चारा के नाम पर खजाना चोरी किया। चारा चोर के सजा याफ्ता जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं जो अभी आपके पार्टी से मंत्री बने, उस पर क्या कहिएगा, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि उनके पिताजी को सजाए हुई थी चारा चोर के मामले में, उनके बेटे के आपकी पार्टी मंत्री बनाई। नहीं, हम तो तेजस्वी जी से भी आरोप वापस करने को तैयार हैं, लेकिन इस देश ने हिरण्यकशिपु का दोष प्रहलाद को कब दिया है? अगर आप पिता की विरासत से और पिता की सियासत से स्वयं को अलग कर लेते हैं तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। हिरण्यकशिपु का आरोप प्रहलाद पे कभी नहीं लगा इस देश में। बाली का दोष कभी अंगद को नहीं लगा। लेकिन आप पिता का ललटेन लेकर लालटेन अगर इस देश के लीलालोक लूट को आगे बढ़ाएंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप युवा हैं, तेजस्वी युवा हैं, अपना तेज दिखाएं, अपने पिता का नाम हटाएं, अपनी उस ललटेन को फोड़ दें और युवाओं को जोड़ लें। हम उनका कभी विरोध नहीं करेंगे। आप हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व में सबसे महान ग्रंथ गीता को माना गया है। गीता में श्री कृष्ण भगवान बोले हैं कि क्षमा अगर गलती होती है, क्षमा अगर मांग लिया जाता है तो माफ कर देना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी खुद बोल रहे हैं कि मुझसे, हम लोगों के परिवार से जो गलतियां हुआ है उसका सजा हमें जनता ने दे दिया। अब हम क्षमा मांगते हैं, फिर से हमें जनता चांस दे और हम बिहार के विकास करेंगे। जैसे माई बहन सम्मान योजना उन्होंने लागू किया, 1500 रुपया पेंशन देने की बात की, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की। ये सब योजना देखिए, तेजस्वी जी को सबसे पहले ये चाहिए कि पिता के पाप में पुत्र का कोई योगदान होता नहीं है। तो तेजस्वी जी के पास जो उनके पाप की कमाई हुई धन है, जो दौलत है, जो संपत्ति है, जिसके लिए उन पर रोज नोटिस हो रहा है, कम से कम उसको तो त्याग दें।
जो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हमसे जमीन ये लिखवाया फलाना नौकरी दे करके। तेजस्वी जी को चाहिए पहले उस धन को रिटर्न करें और तब कहें कि नहीं देखिए मैंने अपने पाप धो दिए, मैंने अपने बाप के पाप से मुक्ति पाली, अब मैं इससे मुक्त हूं। उनको पहले उस धन को लौटा देना चाहिए। और तेजस्वी जी विपक्ष में रह करके इस तरह की बातें करते हैं ना, जब सत्ता में आते हैं बैकुंठ में जाके गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए, माखन का चुराना याद रहा, गईयों को चराना भूल गए। चलिए ये पिताजी ने उनका किया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं तो वहीं बैठा था, हमारे बंधुओं से चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि देश दुनिया और तमाम चीजों पर सामयिक बातों के लिए आ गए। तो ये तो भाई सोने की लंका जीतने के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि अपनी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरियसी। तो हम भी अपनी जन्मभूमि पे आए थे, तो हमारे मित्र ने कहा कि आप कुछ लोगों से वार्ता कीजिए। राजद जब भी सरकार में आती है नीतीश कुमार के साथ, तो तुरंत आप लोग उस पर हावी हो जाते हैं कि जंगल राज हो गया, महाजंगल राज हो गया। आज एनडीए की सरकार है, आप नीतीश कुमार के साथ हैं, और कल तनिष्क ज्वेलरी लगभग 20-22 करोड़ का इतना बड़ा लूट बिहार में हो रहा है, और आए दिन इस तरह की घटना लगातार घट रही है, तो इस पे आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? देखिए सरकार के इंटेंशन पर सवाल होता है। तेजस्वी जी जब ओथ लेते हैं तो उनके कानून मंत्री फरार हो जाते हैं कानून से। 2 मंत्री 4 मंत्री उनके जिन पर अनेकों नेक केस है, 78% उनके मंत्रियों पर केस थे। बहुत से मंत्री तो मंत्रालय का मुंह भी नहीं देख पाए। तो जब उनके पास दागी मंत्रियों की एक श्रृंखला होती है और किसी दुर्घटना का होना गलत है, लेकिन उस दुर्घटना पे सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है, उसको कैसे रोकती है, उस पर तुरंत कितना तत्काल कार्रवाई करती है, और कानून के रास्ते में हम बाधा नहीं बनते। अब तो उनके अपने परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण का डील क्या तो सीएम हाउस में बैठ के होता था, तो क्या होता था। बीजेपी में कोई दागी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। दाग किसी पर लगा हुआ है और फिर किसी पर कोई आरोप चल रहा है, लेकिन उस पर सरकार का सुस्त होना उससे भी ज्यादा दुखद है। लेकिन अगर दुर्घटनाएं कहीं हो रही है और सरकार और उसकी पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्ती से मुस्तैदी से अगर उस पर कार्रवाई त्वरित कर रही है, तो ये सरकार का सरोकारी स्वरूप सामने आता है। लेकिन अगर कहीं घटना सरकार के इशारे से जो घटती थी, और हमने नहीं कहा था, तो हाईकोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट्स जंगल राज इन बिहार। वो एक अलग दौर था जब गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजते रहती थी बिहार में, जब अपराधी कपार दिन दहाड़े कपार में गोली मार देते थे, जब अस्पताल नहीं थी, अस्पताल थे नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अस्पताल तक जाने के लिए सड़क भी नहीं थी, और सड़क गड्ढों में सड़क थी, तो जो मरीज अस्पताल तक पहुंच भी नहीं सकता था। और दूसरी बात, बिजली की जरूरत इसलिए नहीं थी कि उनके चुनाव चिन्ह ही ललटेन था। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि बिहार को ललटेन और लालटेन से बचाना बेहद जरूरी काम है, आपका हमारा सबका दायित्व है। और शिक्षा की बात करें तो होती अगर लालू यादव और राबड़ी देवी को शिक्षा की सदीक्षा, तो अपने बच्चे भी पास कर जाते मैट्रिक की परीक्षा। बात कर रहे हैं आपकी, मध्य प्रदेश में लगातार 15-20 वर्ष से सरकार, वहाँ 85% हायर एजुकेशन में टीचरों की नियुक्ति नहीं हो रही, सारी सीटें खाली हो रही है। आप इस मुंह से बात कर रहे हैं कि हम शिक्षा पे बात करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार की ये व्यवस्था है कि वहाँ टीचर नहीं है यूनिवर्सिटी में। देखिए अगर कहीं नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो उसको भरा जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। हर जगह कमियां हैं, लेकिन कमियों को दूर करते हम लगातार यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, मेडिकल की सीटें, मेडिकल कॉलेज जिस तरह से लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, आईआईटी, एम्स, मेडिकल जिस ढंग से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कितने एम्स खुल गए आपकी सरकार में? पहले 7 थे, अब 24 हो गए हैं। 3 गुना से ज्यादा हम लोगों ने बढ़ा दिया। सारे इंस्टीट्यूशन में टीचर की पोस्टें खाली पड़ी हुई है। देखिए इसका सारे इंस्टीट्यूशन में टीचर की पोस्ट, तो हमने इंस्टीट्यूशन बहुत सारे बना रखे हैं। दूसरी बात, ओबीसी रिजर्वेशन की जब बात होती है तो एनएफएस एक नया टर्म आया है, ओबीसी की सीटें नहीं भरी जा रही है। कहती है, मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, और यूनिवर्सिटी में जब बहाली होती है ओबीसी का बेटा जब वाइवा देने जाता है तो एनएफएस कर देता है, नॉट फॉर सुटेबल। उस पे सरकार खामोश है। देखिए ये तो आप मानेंगे कि शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक सुटेबल कैंडिडेट का चयन हो, लेकिन जो आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो पिछड़ों के प्रणेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ों का जो विकास हुआ है, जो पिछड़ों के लिए अलग से आयोग बना है, पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया हम लोगों ने। इसके पहले वो एक सिर्फ आयोग के रूप में था, अब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, इंपावर्ड किया गया है उसको। पिछड़ों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई है, हमने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है, हमने जो सम्मान पिछड़ों का हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, न भूतो न भविष्यति आने वाली इसी सरकार में एनएफएस आया है। देखिए अगर क्या लगता है कि मुफ्त की राबड़ी जो दिल्ली में चली वो सिवान में काम आएगी? जिस तरह से बिजली फ्री देने की योजना जो चल रही है, माई बहन योजना, क्या लगता है वो दिखेगा असर? देखिए मैं एक बात निजी तौर पे भी मानता हूं कि
जरूरतमंद को देने में कोई दिक्कत नहीं। वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है। दुनिया के जितने विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या जूनियर मार्टिन किंग, या आज सावित्रीबाई फुले का भी जन्म दिवस है, इन जितने लोगों ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी विचारकों ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की चिंता की जाए। तो जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसको अगर जरूरतमंद को देना, नीड बेस कभी बुरा नहीं, लेकिन ग्रीड बेस देना तो गलत एनी टाइम है, लेकिन नीड बेस को देना चाहिए। मजबूती के साथ चुनावी मैदान में सर मांझी से चुनाव लड़ सकते हैं, और जिस तरह से चर्चा हो रही है, और जो दिल्ली में देखा गया कि मुफ्त की राबड़ी खासकर वहां पर चर्चा का विषय बना हुआ कि, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने शुरू किया मुफ्त का बिजली, तो कांग्रेस और बीजेपी को भी देना पड़ा। लगता है बिहार में भी शुरू होगा ये। नहीं, आपके दो सवाल इसमें कोलिज कर रहे हैं, एक मांझी का सवाल है, एक मुफ्त का सवाल है। क्या आप मांझी से चुनाव लड़िएगा इस बार? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, मांझी का मांझी कौन होगा ये तो मांझी तय करेगा, लेकिन मांझी का मांझी वो होगा जो मोदी के सपनों का मांझी बनाए, जो मांझी को आगे लेकर के जाए, जो मुकम्मल मांझी बनाए, जो इसका विकास कर पाए, जिसको आगे बढ़ाए। कैंडिडेट पे चुनाव होता है या मोदी प्रधानमंत्री पे चुनाव होगा? देखिए, ऐसा है ना कि जब नरेंद्र व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व आज इतना बड़ा हो गया, उन्होंने खुद को गढ़ा है, इतनी शिद्दत से गढ़ी है मैंने अपनी शख्सियत कि लोग पता पूछ कर आते हैं। तो नरेंद्र मोदी का शख्सियत नाम ही काफी है, नाम में वो जादू है कि आप कहीं भी किसी के पास चले जाइए, एक ऐसा व्यक्तित्व है, इतना बड़ा उन्होंने विराट व्यक्तित्व खड़ा किया है कि उनके नाम पर लोग को लगता है कि नहीं, अगर मोदी जी कह रहे हैं तो स्पष्ट हो रहा है कि जेडीयू के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा बिहार में। देखिए, मैं बिहार की चुनाव, आपका एक और सवाल है, आप बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो फिर नीतीश कुमार की क्यों जरूरत? तो हम, अब तो नीतीश कुमार से छोटी पार्टी हमारे पास एलजेपी भी है, हम भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, इसलिए तो कह रहे दुनिया के सारे विचारकों का सार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या दिया। मोदी एक मंत्र है जिस पर आने वाली पीढ़ियां मंत्रणा करेंगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,